मोदी के बारे में क्या खबर है? तो मोदी के बारे में ख़बर एक ही है हमेशा से, जिसको हमारे लोग समझ ही नहीं सके और जिसको इंडियंस भी नहीं समझ सके। मोदी के बारे में एक ख़बर यह है कि जब कोई गीदड़ शेर की खाल पहन लेता है तो वो शेर नहीं बन जाता। ये गीदड़ है, इसने शेर की खाल पहनी हुई है। आपको लगता है शेर की खाल पहनी हुई है? जो तकरीरें करता है, जो तासुर देता है, 1000 साल के बाद ब्राह्मण को मिल गया इक़्तिदार। 1000 साल के बाद। 700 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की, कहते हैं 1000 साल की नहीं, 700 साल हुकूमत की मुसलमान। और फिर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, खाना जंगी के पीरियड भी है उसमें। और उससे पहले जब 1000 साल पहले उनकी हुकूमत थी तो हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं था। हिंदुस्तान 3000 साल पहले एक मुल्क था, 3000 साल पहले। फिर मुसलमान आए, उन्होंने उसे एक मुल्क की शक्ल दी। फिर अंग्रेज़ों ने उसको कंसोलिडेट किया। मुसलमानों में तो खैर अफ़गानिस्तान और माबराउन नहर भी शामिल, सेंट्रल एशिया तक शामिल था। आलमगीर जब शहज़ादा था तो उस वक्त वो उसने ये जो शमाल का इलाका अफ़गानिस्तान का ये फ़तह कर लिया था मीर अब्दुल अज़ीज़ से। तो अब हुकूमत मिली है, तो जब आदमी को किसी कौम को इतनी तवील ग़ुलामी के बाद हुकूमत मिल जाए, हवास तो ठिकाने नहीं रहते ना, हवास बख्ता तो वो मतलब हज़म, ताकत हज़म करना, इख्तियार हज़म करना, दौलत बहुत है। लॉटरी निकलती है ना 10 करोड़ डॉलर की, तो उनमें से अक्सर लोग पागल हो जाते हैं, जुनूनियों की सी हरकतें करने लगते हैं। वही मोदी कर रहा है, वही मोदी कर रहा है। इक़्तिदार ये एक इंस्पेक्टर जो है ना रोता पीटता फिर रहा होता है, तो वो सिफारिश मिल जाती है, वो SHO बन जाता है। अगले दिन वो पहचाना ही नहीं जाता, फिर वो हटा दिया जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। ये ताकत हज़म करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत थोड़े लोग हैं जिनमें इनकसार बाकी रह जाता है, और जिनमें रह जाता है वही तारीख़ का रुख बदलते हैं, वही कौमों के अखलाक की तामीर करते हैं। वो स्टालिन और हिटलर और मुसोलिनी और फ्रांको जैसे लोग कौमों की तामीर नहीं करते। मोदी उनमें से एक है। न उसकी कौम को ये बात समझ में आ रही, बुखार चढ़ा हुआ है। और हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या तीर मार लेगा। तीर उसने क्या मारना है? वो ली में चीन इंडिया बॉर्डर से 200 किलोमीटर के फासले पर खिताब फरमा रहा था। ये रोज़ जनरल बाजवा साहब जाते हैं बॉर्डर पे, जहाँ गोली चल रही होती है, गोले चल रहे होते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ हर तरह की पहुँच गए जाते हैं, रोज़ पहुँच जाते हैं। वो तो शाम को हमें ISPR बताता है, रात को ईद की सुबह भी पहुँच गए थे। नहीं, ईद की ये तो बड़ा बेहतरीन नज़र आता है जब ईद फौजियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ करते हैं। जब पेशावर में तक टेररिज्म के साए दराज हो गए थे और पेशावर से माइग्रेशन शुरू हो गई थी, तो मैं इसका ऐनी शाहिद तो नहीं हूँ, मगर जो ऐनी शाहिद हैं उन्होंने मुझे उसी वक्त बताया था कि एज ही टोल्ड जनरल कियानी कि पेशावर से माइग्रेशन शुरू हो गई है। तो हालांकि वो कहा जाता था फ़लसफ़ी जर्नल हैं, जनरल तो वो बहुत बड़े थे, तो थे क्या है, जिंदा सलामत हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो मगर वो कहा जाता था कि बारीक बीनी में बाज़ औक़ात ज़्यादा फ़लसफ़ियाना पहलू और उसकी बारीक में चले जाते हैं। बट इट टुक अ फ्यू मिनट्स कि उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, फैसल, सो फार आई रिमेंबर, फैसल वाज द नेम, फैसल मेरा हेलीकॉप्टर लगाओ। और वो पेशावर गए और उस अमल का आगाज़ हो गया, जिसके नतीजे में, यानी आगाज़ हो गया, उनका कंट्रीब्यूशन है। फिर जनरल राहिल शरीफ का, इस वक्त तो एक ज़माना था कि हिटलर तारीख़ इंसानी का अजीम तरीन लीडर समझा जाता था। अब मोदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोदी के बारे में, मोदी एक गीदड़ है जिसने शेर का लिबास पहन रखा, आपको बताया तो है। लेकिन अच्छा वो देखिए अब हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि 350 अरब रुपए का असला तो उन्होंने रूस से ख़रीदने का फ़ैसला किया है, 350 अरब रुपए का। फ्रांस से भी असला वो ख़रीद रहे हैं। फ्रांस से भी 2022 में डिलीवरी शुरू करेगा तैयारों की। ठीक।
जो बहुत अच्छे तैयारे समझे जाते हैं। अमेरिकियों ने 2 बहरी बेड़े मूव कर दिए हैं जनूबी समंदरों में चीन के, और बहरी बेड़ा आपको पता पूरा एक शहर होता है, उस पर जहाज चढ़ उतर सकते हैं। और बड़ी तारीफ की है उन्होंने 51 चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो हैं जो टेलीफोन में इस्तेमाल होती है वो बंद कर दी हैं, तो उसमें पोम्पियो ने उनकी बड़ी तारीफ की है। इंडिया की भी कुछ बंद हुई हैं? नहीं, वो इंडिया की तो जवाबन हुई होंगी ना। चीन की बंद की हैं, जाहिर है उससे दोनों को नुकसान होगा, कुछ उनको नुकसान होगा, कुछ उनको नुकसान पाकिस्तान होगा। को भी तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना हारून साहब। पाकिस्तान असल में तो पाकिस्तान ही हदफ है, असल में हदफ CPEC है। इस सारी कहानी के पीछे 2 लफ्ज़ हैं, CPEC। पाकिस्तान को जो इंडिया पैसिफिक ये जो इलाका है जिसमें जापान भी उनका हलीफ है, ऑस्ट्रेलिया भी उनका हलीफ है, इंडिया भी उनका हलीफ है, अमेरिका के ये 4 मुल्क हैं, ये ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए समंदरों पे हुक्मरानी चाहते हैं। उसमें इंडिया उनका हलीफ है। सेंट्रल एशिया में था, सेंट्रल एशिया किस्सा तो ख़त्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान के बगैर कारोबार चल नहीं सकता। अब CPEC स्लो हो चुका है। खान साहब भी नहीं समझते हैं, वो तो कहते हैं भरपूर कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, मगर सूरज चढ़ आया है, हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, या डूब गया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब अगर मुअज्जिन सोया रहे और रोज़े अफ्तारी के वक्त अपना अजान ना दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज़ा नहीं खोलेंगे। रफ्तार आहिस्ता होने की वजह क्या है हारून साहब? रफ्तार आहिस्ता होने की वजह से अमरीकी दबाव है जो पाकिस्तान कबूल कर रहा है। जी नहीं, हालात ऐसे हैं, बाज़ औक़ात टेक्टफुली आपको थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। वो तो चर्चिल ने कहा था कि अगर रास्ते में तुम रुकोगे और हर भौंकते कुत्ते पे पत्थर फेंकोगे तो तुम अपनी डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँच सकते, कभी नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है। और एक सैयद अबुल आला मौदूदी का फिक्रा भी बहुत अच्छा है, उर्दू नज़र बड़ी कमाल के लिखते थे। अगर कोई कांटा तुम्हारे दामन से उलझने की कोशिश करे तो अपने दामन का हिस्सा उतना हिस्सा फाड़ कर उसके हवाले कर दो और उससे कहो कि ले तू इससे दिल बहला, मैं तो आगे चलता हूँ। क्या बात है। और एक बहुत अच्छा उनका फिक्रा हो रहा है, नसर निगार वो बड़े थे कि चट्टानें मुंह देखती रह जाती हैं और दरिया अपना रुख तब्दील कर लिया करता। कोई शक नहीं, बिल्कुल। ये हिकमत के तकाजे भी होते हैं। अब हमें नहीं पता चूँकि हुकूमत डिटेल बताती नहीं, बहरहाल CPEC स्लो हो चुका है। ठीक है, इसमें अब CPEC खत्म नहीं हो सकता। नुक्ते की जो बात है, खत्म होना नहीं चाहिए, हो सकता ही नहीं है। कादियानी जो है इकनॉमिक कमेटी का मेंबर बन सकता ही नहीं था। वो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। टेम्पल और नहीं कह रहे थे लोग, खाकसार नहीं कहा था नहीं बन सकता, बाकी कह रहे थे, बाकी 2 बातें कह रहे थे, बाकी 2 कह रहे थे नहीं बनना चाहिए, या कह रहे थे कि बनना चाहिए। मैंने कहा इस बहस की जरूरत ही नहीं, बन सकता ही नहीं है। उस बेचारे ने खुद भी कहा था कि क्या जरूरत है बनाने की। ठीक ठीक, मंदिर बन सकता ही नहीं है, तो फिर कोशिशें क्यों थी? कोशिश अक्लमंद लोग हैं ना, आपको कब से मैं समझा रहा हूं, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। मेरी तो आप मानते ही कोई नहीं ना। मेरी ये जो प्रोग्राम देखते वो चाहे मेरी बात मान ले, आप नहीं मानती। मैं भाई बात मान लूंगी, फिर आगे उसामा कैसे बिन लादेन का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी, वो कर गए। पिछले हफ्ते खान साहब अपने उन दोस्तों में बैठे, सियासतदानों से और काबीना से और अफसरों से और FBI से और मुतालबात से उकताए हुए जो उनके असल दोस्त हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि उनमें से एक ने पूछा कि आप तो नेक नियत आदमी है, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? ठीक। अब अगरचे उस ग्रुप से मेरा राब्ता तो नहीं रहा, कभी मैं उसका हिस्सा था, मगर खबर आ ही जाती है आपके पास। मगर बहरहाल वहाँ कोई वही 4 आदमी तो नहीं थे ना। सही, तो जवाब क्या था? उसने कहा बाकी भी तो कोई नेक नियत हो, ये अपनी काबीना के बारे में इरशाद फरमाया। अपनी ही कैबिनेट, अपनी ही काबीना। अब उसमें ईरान के दर्दमंद हैं, उसमें अरबों के दर्दमंद हैं, उसमें एक आध कादियानियों का दर्दमंद भी है, उसमें हिंदुओं के दर्दमंद भी हैं, उसमें इंडिया के दर्दमंद भी हैं, अमेरिका के दर्दमंद भी हैं।
ये नहीं कि सारे, उसमें इस कमाश के लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं भाई CPEC से क्या लेना देना है, अमेरिका जो है वो मुतबादल हमें प्रोग्राम दे देगा। अमेरिका तब तो नहीं आया जब पाकिस्तान बिल्कुल नीचे दब चुका था, चाइनीज हमारी मदद को आए थे। और हारून साहब, CPEC को स्लो होने का प्रेशर का मतलब ये तो नहीं बरतानिया अखबार जो दावा करता है। इसमें पाकिस्तानियों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारा दोस्त है चीन, हमारा दोस्त है तुर्की, ठीक है, इसमें तो कोई शुबा नहीं, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ वाबस्ता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऊंच नीच आती रहती है।